हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 जो विज्ञान है हमारा एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर द्वितीय है, चैप्टर नंबर जो 2 है, अम्ल क्षार एवं लवण, इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे, पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी को, और हर एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे और जानेंगे। ठीक, मैं आपको पता है हर एक चैप्टर के 2 पार्ट्स बनाता हूँ। एक वीडियो में मैं एनसीईआरटी को समझाता हूँ और दूसरी वीडियो में इसके जितने भी प्रश्न उत्तर होते हैं जो एनसीईआरटी में और जो एनसीईआरटी में नहीं है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, विद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं। आपको पता है मैथ्स तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, मैथ्स पूरी अभी कंप्लीट हो चुकी है हमारी, उसकी भी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। तो सबसे पहले जो चीज़ आती है चैप्टर का नाम, अम्ल क्षारक एवं लवण। इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कह रहे आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल एवं क्षारक के कारण होता है। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे। सो देखो, भोजन का जो टेस्ट होता है खट्टा, कड़वा, कसेला, ठीक है, जो अम्ल क्षारक एवं लवण है उसको जो पहचान है वो उसके कई तरीके हैं। एक लिटमस पत्र होता है, एक स्वाद के अनुसार बताते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। तो हम डिटेल में एक एक चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब जो चीज़ लिखा हुआ है कि अम्लता कब बढ़ता है। अम्लता का मतलब आप शादी पार्टी में जब जाते हैं, पेट भर का खाना ठूसते हैं हम, पेट हमारा पूरा गोल हो जाता है, अलग अलग तरीके का खाना खा लेते हैं ना, और जब पेट में जाता है तो उसका जो एसिडिक लेवल होता है वो बढ़ जाता है और फिर पेट में दर्द होता है, खाना पचता नहीं है, पेट फूल जाता है। तो ये कब होता है, जब हमारा जो अम्ल का जो मात्रा है ना पेट में जब बढ़ जाता है तब हमें पेट में दर्द होता है, खाना पचता नहीं है। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें क्या देता है, हमें डॉक्टर देता है क्षारक युक्त एक गोली दे देता है। जैसे कि इनो होता है ना, वो क्षारीय पदार्थ होता है। जब हम खाते हैं, खाने के बाद पेट में जाके अम्ल की जो मात्रा होता है ना उसको बैलेंस कर देता है। और जब जैसे ही बैलेंस होता है हमारा पेट दर्द, हमारा जो पाचन क्षमता है वो सही हो जाती है। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका आएगा, ऐसा पूछा जाएगा कि अम्ल क्या है। ऐसे लिखा होगा ना, अम्ल क्या है, ये प्रश्न ऐसे बनता है। तो उत्तर में आप क्या लिखोगे, देखो अम्ल क्या होता है। अम्ल क्या है, अम्ल जो है ना लैटिन भाषा से शब्द से बना है। अम्ल को अंग्रेजी में बोलते हैं एसिड। क्या बोलते हैं, एसिड। ये जो अम्ल है ना वो लैटिन भाषा के शब्द से बना है और जिसका मतलब होता है खट्टा। ठीक है, तो जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उसे वो होते हैं अम्ल। ठीक है, एसिड शब्द लैटिन भाषा के एसिड से बना हुआ है और जिसका मतलब होता है खट्टा। और इसी आधार पर हम अम्ल को किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, कई परिभाषा बन सकती है। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है, अम्ल कहलाते हैं। मैं ज़रा फास्ट लिख रहा हूँ ना तो राइटिंग थोड़ी मेरी ऐसी बन रही है, तो आप समझ जाए ना। ठीक है, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। अब एक चीज़ आप कक्षा 9 में पढ़े होंगे, सूचक। लिटमस पत्र में सूचक में गिना जाता है ना, इसकी दूसरी परिभाषा भी हम बना सकते हैं। ठीक है, सूचक क्या होता है, लेकिन पत्र होता है, लिटमस पत्र नीला होता है, लाल होता है ना, तो उसके आधार पर भी हम बता सकते हैं। देखो ऐसे भी लिखा था लिटमस पत्र के आधार पे, वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा, ये सही डेफिनेशन है, ठीक है, तथा जो नीले लिटमस पत्र को, ध्यान देना, नीले लिटमस को लाल कर देता है,
अम्ल कहलाते हैं। तो इसका मतलब है हम अम्ल की जांच दो तरीक़ों से कर पा रहे हैं। एक तो टेस्ट करके, चख के, जीभ से चख के, या फिर कभी कभी क्या होता है ना, जो अम्ल होता है ना वो बहुत ही जहरीला होता है, तो आप उसको टेस्ट तो नहीं कर सकते ना। लेकिन आपको अगर बताना है कि ये अम्ल है तो आप कैसे बताओगे? अगर जैसे आप टेस्ट करोगे जहर अंदर जाएगा, आपका काम तमाम। तो उस केस में आप टेस्ट नहीं कर सकते। तो और क्या तरीका है? और तरीका है, एक लिटमस पत्र आता है, आपने देखा नहीं होगा, एक स्ट्रिप पेपर की तरह होता है, जैसे ये पेज नहीं है ऐसे ही स्ट्रिप टाइप का होता है ऐसा, ठीक है। ये स्ट्रिप पेज में आते हैं और अगर बिना टेस्ट किए अगर हमें बताना है कि वो अम्ल है, कैसे बताएंगे? हम लेंगे नीला लिटमस पत्र और जो भी हमारे पास अम्ल होगा ना उसके अंदर यूँ डुबकी लगा देंगे, डुबो देंगे। डुबो के जैसे ही बाहर निकालेंगे तो उसका जो कलर होगा ना ऊपर से वो चेंज हो जाएगा। अगर पहले नीला था तो वो क्या हो जाएगा? लाल। अगर नीले से लाल में परिवर्तित हो जा रहा है लिटमस पत्र, यानी कि वो क्या है? अम्ल है, ठीक है। यानी कि वो क्या है? अम्ल है। तो अम्ल के बारे में समझ गए हम कि अम्ल क्या होता है? वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं। और अम्ल के बहुत सारे उदाहरण हैं। जितने भी खट्टे पदार्थ आपके मन में आ रहे हैं ना वो सारे के सारे आपके क्या हैं? अम्ल हैं। उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हो, सबसे फेमस लिख दो HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। ये बहुत फेमस होता है। एक तो उदाहरण साइंटिफिक ऐसे मत लिख देना इमिली, है ना, क्योंकि ये तो जनरल मैंने बताया, लेकिन प्रोफेशनल अगर बताऊं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। ऐसे बहुत से आपके उदाहरण आपके पास आ जाते हैं। उसके बाद और एक है H2SO4, इसे हम क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। ऐसे दो उदाहरण तो बहुत हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल। मेरी हिंदी थोड़ी सी अजीब है ना, क्योंकि मैं इंग्लिश में ज़्यादातर पढ़ाता हूँ, सो आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। ये दो उदाहरण दे दिए। मैं आपको एक चीज़ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ। एग्ज़ाम में आप भले ही आपको बोले उदाहरण दो या ना दो, लेकिन आपको हमेशा अपनी तरफ से उदाहरण देना ही देना है। विज्ञान का ये नियम है। कुछ भी चीज़ परिभाषा पूछ रहा है, कुछ बोल रहे हैं, तो अपने से उदाहरण दो। हो सके तो चित्र भी बना दो अगर उसका कुछ चित्र बनता है तो, ठीक है। तो अम्ल के बारे में हम जान चुके हैं। अब अम्ल के बारे में जान चुके हैं तो अम्लों के गुण के बारे में भी जान लेते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अम्लों के गुण, ठीक है। अम्लों के क्या गुण हैं? अगर मैं पहले गुण की बात करूं, स्वाद। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा, ठीक है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। अगर दूसरे गुण की बात करूं, संचारिक प्रवृत्ति क्या होती है इसकी? संचारिक प्रवृत्ति ये कैसी होती है? तो जो अम्ल होता है ना, अम्ल जो होता है, संचारित कौन होता है? धातु ही तो होते हैं, मतलब जंग लगना, है ना। जो अम्ल होता है, अम्ल धातुओं के साथ बहुत धीरे गति से क्रिया करता है। अम्ल धातुओं के साथ बहुत धीमी, लिख दो आप, बहुत धीमी गति से क्रिया करता है। एकदम स्लो में अभिक्रिया करता है ना, ठीक। अभिक्रिया करके विषैले यौगिक बनाते हैं, विषैले यौगिक बनाते हैं। अब इस पर एक क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में हर बार इस टॉपिक पर, कि जो दही होता है, खट्टे पदार्थ होते हैं, उनको पीतल या तांबे के बर्तनों में क्यों नहीं रखा जाता है? ठीक है ना। आपके घरों में देखा होगा, आप चलता होगा, देखो यही आपके एनसीईआरटी में इसी टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा गया होगा। कहाँ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा है। ये देखो, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? तो इसका उत्तर क्या होगा कि पीतल और तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखने चाहिए क्योंकि जो अम्ल होता है वो धातुओं के साथ क्रिया करके विषैले यौगिक बनाते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। इसी से बचाव के लिए
दही एवं खट्टे पदार्थों को इन पात्र में नहीं रखा जाता है। आपका उत्तर बन गया आराम से। ठीक है, इस टॉपिक पे ये क्वेश्चन बना था, संचारिक प्रवृत्ति पर। ये चीज़ भी हो गई। अगला गुण अगर मैं बात करूँ सूचक, अभी मैंने सूचक के बारे में भी हालांकि आपको बता दिया है। सूचक क्या होता है? सूचक कई प्रकार के हैं। लिटमस पत्र है हमारे पास फिनोफ्थिलीन है, बहुत प्रकार के सूचक होते हैं। सूचक का मतलब क्या होता है? जो हमें सूचना देते हैं, है ना, जो हमें सूचना देते हैं उसे हम सूचक बोलते हैं। ये जो हमारे पास लिटमस पत्र मैंने अभी आपको बोला था, है ना, वो हमें क्या सूचना दे रहा था कि नीला लिटमस पत्र जब लाल हो रहा है तो हमें ये सूचना दे रहा है कि भाई ये अम्ल है। तूने टेस्ट नहीं किया है लेकिन तू बता पा रहा है कि ये क्या है, अम्ल है। कैसे कि लिटमस पत्र जो नीले कलर का था वो लाल कलर में परिवर्तित हो गया है। ठीक है, इसका मतलब वो क्या है, अम्ल है। ठीक, तो सूचक कई प्रकार के होते हैं। सूचक क्या होता है? जो किसी चीज़ के बारे में हमें सूचना देते हैं, जानकारी देते हैं। ठीक है, तो सूचक आप क्या लिखेंगे? सूचक एक ऐसा पदार्थ होता है जो वस्तु के बारे में हमें, उसकी प्रकृति के बारे में हमें जानकारी देता है। ठीक है, तो अगर देखो सूचक में आप ऐसे लिख देना जो मैंने बोला, क्योंकि हर चीज़ में लिखूंगा तो उसमें टाइम भी वेस्ट होगा। तो जो मैंने बोला आप लिख लेना। अब सूचक में के उदाहरण अगर बताऊं तो लिटमस पत्र तो पहले ही बता चुका हूं, लिटमस पत्र हो गया सूचक में। दो चीज़ में और नया बता रहा हूं, जैसे कि मेथिल ऑरेंज, ये भी एक सूचक है, मेथिल ऑरेंज। और उसके बाद फिनोफ्थिलीन, ठीक है, ये कुछ सामान्य सूचक हैं। लिटमस पत्र क्या होता है? इसमें नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है आपका क्या, अम्ल। ठीक है, और जो हमारा होता है ना मिथिल ऑरेंज, वो भी लाल कलर में परिवर्तित हो जाता है। अब आ रहा है मेन पॉइंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इस पे तो क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण गुण आ रहा है। ये सब आपके एनसीईआरटी में है, मैं अभी एक ही जगह करा दे रहा हूँ। अभी एनसीईआरटी पढ़ेंगे भी तो आपको आगे जाके मिलेगा ज़रूर। हाँ, धातुओं के साथ क्रिया, इस पर बहुत ज़्यादा प्रश्न बनता है। धातुओं के साथ क्रिया, किसकी क्रिया? अम्ल की। कि धातुओं के साथ अम्ल किस तरीके से अभिक्रिया करता है, तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। अम्ल प्लस धातु अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा? लवण। अभी ये लवण है, आप सोचोगे भाई ये लवण क्या है? लवण के बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, तो अभी लवण आपको पता नहीं है, बट अभी पता चल जाएगा आगे। लवण के बारे में भी बताऊंगा, क्षारक के बारे में भी बताऊंगा, तो टेंशन मत लो। तो लवण और क्या निकालता है? हाइड्रोजन गैस। सिंपल, इतना चीज़ आप याद रखोगे तो रटने की ज़रूरत नहीं है। क्या लिखोगे? जब अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है, या लवण बनाती है वह हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है। ठीक है, ये सीधा सीधा फंडा आपको याद रखना है। ठीक, सो देखिए मैं कुछ उदाहरण ले रहा हूँ। मैंने क्या ले लिया? धातु ले लिया। धातु मैंने ले लिया मैग्नीशियम। धातु है तो सॉलिड लिख सकते हो, ना भी लिखो तो चल जाएगा। और एक मैंने अम्ल ले लिया। मैंने H2SO4, ये मेरा अम्ल है। तो क्या बनना आता है? लवण। अगर आपको मन में क्लिक नहीं कर रहा है, हाइड्रोजन गैस क्या होता है? H2, यानी कि MgSO4 अलग हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का मतलब होता है H2 यहाँ से हटा दो, यहाँ से SO4 बचा, यहाँ से Mg बचा, तो MgSO4। और हाइड्रोजन के गैस का मतलब होता है H2। ये एक उदाहरण हो गया। मैं आपको और एक उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत से उदाहरण हैं। जैसे कि फिर से मैंने ले लिया Zn, जिंक ले लिया आपकी बार, और जिंक के साथ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के 2 मोल ले रहा हूँ। जिंक के साथ मैंने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराई। जिंक मेरा क्या है? धातु है। मैग्नीशियम मेरा क्या है? धातु है। H2SO4 अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस तो अलग होगा ही होगा। यहाँ से हाइड्रोजन गैस अलग हो गया,
यहाँ Zn है, Zn क्लोरीन के 2 मोल है तो यहाँ ZnCl2। 2 उदाहरण काफ़ी है ना, ज़्यादा बढ़ाऊंगा तो आप पे प्रेशर बढ़ जाएगा। सो इतना रहने देते हैं, ठीक। और एक टॉपिक डाल लो, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इस पे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट जो गुण मैं लिख रहा हूँ वो है कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन, कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। ठीक है, फास्ट लिख रहा हूँ, थोड़ा आपको अजीब लग सकता है। तो इसमें क्या लिखना है कि यहाँ पे क्या लिखोगे, अम्ल, ये याद रखना है, अम्ल प्लस हाइड्रोजन कार्बोनेट, या सिर्फ कार्बोनेट लिख दो यहाँ पर, कुछ भी हो, वो क्या करेगी, वो आपको लवण देगी और क्या मुक्त करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करेगी। कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वहाँ पर H2 मुक्त करता था, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करती है, जो कि एक गैस होती है। अगर मैं उदाहरण बताऊँ, मैंने अम्ल ले लिया, जैसे कि मैंने अम्ल ले लिया है HCl के 2 मोल लिए मैंने, और मैं कार्बोनेट ले रहा हूँ Na2CO3। ठीक है, ये मैंने कार्बोनेट लिया तो क्या बनता है, लवण। तो यहाँ पर बन जाएगा NaCl, ये एक लवण होता है, जिसे NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और ये मेरा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये मेरा क्या है, सोडियम कार्बोनेट। मैं जो मुंह से बोल रहा हूँ ना, अच्छा होगा कि आप इसके नीचे नीचे लिख लो। ठीक है, ये मेरा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये मेरा क्या है, सोडियम कार्बोनेट, ये मेरे को क्या दे रहा है, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। ठीक है, लवण और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, तो लवण ये हो गया, पानी भी देगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी देगा। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, और एक उदाहरण ले लेते हैं, कम से कम 2 उदाहरण तो दूंगा। अब की बार मैंने फिर से वही लिया है, अम्ल मैंने लिया है 2HCl, ये मेरा अम्ल है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब मैंने कार्बोनेट ले लिया CaCO3। अब ये क्या देगा, ये भी लवण देगा CaCl2, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2, फिर दे देगा पानी, फिर दे देगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो 2 उदाहरण काफ़ी हैं। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर अम्लों के उपयोग बता दो, है ना, इतना कुछ तो हम जान चुके हैं, अम्लों के उपयोग बताओ। ठीक है, तो मैं अब की बार आपको बता रहा हूँ अम्लों के उपयोग, कि अम्ल के क्या क्या उपयोग हैं ज़िंदगी में हमारे। तो क्लोरीन गैस बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, सबसे पहला अगर मैं अम्ल लिखूँगा, फेमस HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना, ये क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका उपयोग क्या है, अगर इसका मैं पहला उपयोग बताऊं तो क्लोरीन गैस बनाने में। ठीक है, पहला उपयोग क्या है, क्लोरीन गैस बनाने में। उसके बाद दूसरा उपयोग लिख सकते हो, लोहे की चादर जो होते हैं ना, उसको साफ़ करने में, लोहे की चादर को साफ़ करने में। ठीक है, और एक उपयोग बताओ इसका, कपड़े को रंगने के लिए, वस्त्र उद्योग में कपड़े को रंगने के लिए, जो कपड़े की रंगाई पुताई नहीं होती, कलर चढ़ाते हैं, तो वहाँ पर HCl का यूज़ होता है। वस्त्र उद्योग में कपड़े को रंगने के लिए। ठीक है, बहुत से अलग अलग तरीके के अम्ल होते हैं, अलग अलग उपयोग है। ये नहीं कि एक अम्ल का एक ही उपयोग होगा, अलग अलग तरीके के अलग अलग अम्ल के उपयोग है। जैसे मैंने दूसरा फेमस बताऊं, HNO3, इसे बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, तो इसका अगर मैं उपयोग बताऊं
तो इसका कई उपयोग है, जैसे कि उर्वरक बनाने में, जैसे कि यूरिया है ना, जिंक। फिर विस्फोटक बनाने में, विस्फोटक समझ रहे हो ना, विस्फोटक बनाने में, रंग बनाने में और औषधि बनाने में भी यूज़ होता है। ये नहीं कि हर चीज़ ये विस्फोटक अच्छे चीज़ों में भी उपयोग होता है, बुरी चीज़ों में भी यूज़ होता है, औषधि बनाने में। ठीक है, ये सब चीज़ें। उसके बाद बताऊं, जो सोना चांदी होता है ना, उसको भी साफ करने में यूज़ होता है। सोना चांदी, सोना चांदी के शोधन में ये भी यूज़ है। अब मैंने आपको और एक फेमस अम्ल बताया था, वो क्या था, सल्फ्यूरिक अम्ल। उसके बारे में भी जान लो। मतलब तीसरा जो अम्ल है H2SO4, इसके क्या उपयोग है, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसके क्या उपयोग है। तो इसका उपयोग है वही उर्वरक बनाने में, उर्वरक, जो धोने का सोडा होता है ना, धोने का सोडा बनाने में, ये सब उपयोग है। और क्या उपयोग है, बैटरी जो नहीं होती, बैटरी में भी इसका यूज़ होता है। तो इतना यूज़ हम जान चुके हैं कि बहुत है। अभी तक हम सिर्फ अम्ल के बारे में ही पढ़े हैं, अभी तक 20 मिनट में। अभी फिर मैं आपको और क्षारक के बारे में पूरा पढ़ाऊँगा, फिर लवण के बारे में पूरा समझाऊँगा। चैप्टर के जो 3 वर्ड हैं, अम्ल, क्षारक एवं लवण, इसको अच्छे से जब हम जान लेंगे ना, उसके बाद ये दुनियादारी जो भी है ये हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा, समझना पढ़ना, है ना। ये सब हम आराम से कर लेंगे। ठीक है, अब मैंने आपको जो भी पढ़ाया उसको देख लेते हैं। एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत क्या है, ये मैं अपने नॉलेज से पढ़ा रहा था, आपको जो भी पढ़ा रहा था। ठीक है, सो आपके एक प्रश्न दे रखा है, ये बहुत ही शानदार प्रश्न है ये वाला। कह रहे आपको 3 परिक्ष्णलियाँ दी गई हैं, इनमें से एक में आश्वित जल एवं शेष 2 में एक अम्लीय विलयन है और दूसरे में क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक परिक्ष्णली में रखे पदार्थों की पहचान कैसे करोगे, बताओ। अभी मैंने आपको अम्ल के बारे में पढ़ाया ना, उसी पर यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहे हैं, आपके पास 3 परिक्ष्णली हैं। परिक्ष्णली जानते हैं ना, ठीक है, इस तरीके के 3 परिक्ष्णली हैं। कह रहे हैं आपको 3 परिक्ष्णली दी गई हैं, इनमें से आश्वित जल शेष 2 में से एक में अम्लीय विलयन है, दूसरे में क्षारीय विलयन है। देखो, आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया गया है, तो आप कैसे पता लगाओगे। तो देखो, इसमें आश्रित है, मतलब पानी है, सिर्फ पानी है। पानी मतलब ना अम्ल होता है ना क्षार होता है। फिर इसमें देखो, मान लेते हैं कि इसमें अम्लीय विलयन है और इसमें क्षारीय विलयन, ये भी माना है हमने। अब आप कैसे बताओगे, आपको एक ही लिटमस पत्र दिया गया है और वो दिया गया है लाल। ठीक है, सो देखो, अम्ल क्या काम करता है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। ठीक है, और क्षार क्या काम करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और लिटमस पत्र अगर आशुत है, यानी कि सिर्फ पानी ही है उसमें, अगर आप लाल लिटमस पत्र को इसमें डुबाऊंगा, मैं आशुत जल में डुबाऊंगा, कोई परिवर्तन नहीं, मतलब लाल का लाल रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये लिखोगे आप, क्या लिखोगे, जब मैं लाल लिटमस पत्र को आशुद्ध पानी में देखूंगा तो वो कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब कलर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इससे मुझे ये पता लगेगा कि क्या आशुद्ध जल है। ठीक है, फिर क्या लिखोगे, जब मैं लाल लिटमस पत्र को क्षारीय विलयन में डुबो रहा हूँ, मतलब इस विलयन में जब मैं डुबो रहा हूँ तो मुझे देखने को मिला कि ये लाल से किससे परिवर्तित हो गया, नीले में। ठीक है, और जब लाल से नीले में परिवर्तित होगा तो वो क्षारीय हो जाता है। ठीक है, अब लिटमस पत्र आपका लाल से क्या हो गया, नीला। अब नीले लिटमस पत्र को आप अम्ल में जब डुबोगे तो वो नीले से फिर क्या हो जाएगा, लाल। जब नीला लिटमस फिर से लाल हो जाएगा तो इसका मतलब है कि ये अम्ल है, क्योंकि अम्ल लिटमस पत्र में क्या होता है कि नीला लिटमस पत्र लाल में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि वो क्या है, अम्ल है। तो इस तरीके से हम चेक करेंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गई, समझ में आ गई। सूचक के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पर एक क्रियाकलाप दे रखा है।
ठीक है, यहाँ पर एक क्रियाकलाप दे रखा है, तो इस क्रियाकलाप के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। अभी मैंने आपको अम्ल पढ़ाया ना, तो अम्ल में अभी आपको और एक चीज़ पढ़ने को मिलेगी आगे जाके कि दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, प्रबल अम्ल क्या होते हैं। ठीक, तो उसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा है अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो अम्ल के बारे में पढ़ चुके हैं, अम्ल कैसे अभिक्रिया करता है वो सब बता चुका हूँ। क्षारक के बारे में अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो अभी हम रुक के देखते हैं। यहाँ पर एक क्रियाकलाप के बारे में बताया गया है। ठीक है, सो पहले इसको हम पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि चित्र 2.1 के अनुसार उपकरण व्यवस्थित कीजिए। ये मेरा चित्र 2.1 है, इसके अनुसार आपको उपकरण व्यवस्थित करने हैं। ये जो भी उपकरण है, ये अगर आपको करना है ना, तो आपको आपके टीचर को बोलना पड़ेगा सर हमें ले जाइए प्रैक्टिकल लैब में, और ये आपका अधिकार है। हैं, अगर आप टीचर को फोर्स करोगे, बोलोगे सर हमें प्रैक्टिकल करना है, तो वो आपको रोक नहीं सकता, और गवर्नमेंट हर चीज़ को प्रोवाइड कराती है। फिर क्या बोला, एक परख नली में लगभग 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लीजिए एवं इसमें दानेदार जिंक के टुकड़े डालिए। ठीक है, ये मेरा परख नली है। ठीक है, ये परख नली बोलते हैं इसको। ये मैंने डाल दिया इसके अंदर दानेदार जिंक के टुकड़े। उत्सर्जित गैस को नहीं, दानेदार जिंक के टुकड़े की सतह पर आप क्या देखते हैं। उत्सर्जित गैस के साबुन को विलयन से प्रवाहित कीजिए। साबुन के विलयन में बुलबुले क्यों बनते हैं। ठीक है, तो ये जब आप करोगे तभी आपको पता लगेगा, क्योंकि सब में क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दिया है। तो ये विज्ञान जो होता है, विज्ञान का मतलब होता है करके सीखो। आप विज्ञान को रट नहीं सकते। विज्ञान को जब आप एक्सपेरिमेंटल करोगे आप खुद से, तो आप करके ज़्यादा सीखते हो विज्ञान में। विज्ञान का मतलब क्या होता है, करके सीखो। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट आप अपने लैब में कीजिए और क्या रिजल्ट आते हैं मेरे को बताइए। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती हैं। पहले ही पढ़ चुके हैं, ये उदाहरण भी दे रखा है, तो ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कार्बोनेट के साथ कैसे अभिक्रिया करती है वो भी मैं आपको अभी पढ़ा चुका हूँ कि धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करती हैं, तो उसके बारे में भी मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि वो कैसे करती हैं ना। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो इस टॉपिक को थोड़ा रुक के पढ़ते हैं, क्योंकि अभी तक हम पढ़ चुके हैं अम्ल के बारे में, लेकिन अभी तक हमने क्षारक के बारे में नहीं पढ़ा है। तो इसको हम कैसे जान पाएंगे। अपन को अम्ल पता है, लेकिन अपन को क्षारक नहीं पता है। तो अब हम जानेंगे क्षारक, क्षारक क्या होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे क्या क्षारक क्या होता है। जैसे ही क्षारक जान लेंगे फिर इस टॉपिक पे आ जाते हैं। ओके, अब आपके मन में आ रहा भाई क्षारक क्या है। ठीक, ये क्षारक क्या है। तो वे सभी यौगिक जो जल में विलय होने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। अच्छा, आयन की बात करूं तो अम्ल H पॉजिटिव आयन देता है और क्षारक OH नेगेटिव। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, आयनों की बात करें तो वे सभी यौगिक जो जल में घोले जाने पर, वे सभी यौगिक जो जल में घोले जाने पर OH नेगेटिव, शॉर्टकट में इसे बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। वे सभी यौगिक जो जल में घोले जाने पर OH नेगेटिव बोलो या फिर हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, क्षारक कहलाता है। क्या कहलाता है, क्षारक कहलाता है। अब बोलोगे सर आपने वहाँ पे तो परिभाषा कुछ अलग तरीके से लिखाई थी, अब यहाँ पर आपने चेंज कर दिया है। तो यही परिभाषा मैं उसमें भी लगा सकता हूँ। कैसे, वे सभी यौगिक जो जल में घोले जाने पर H पॉजिटिव आयन देते हैं, है ना, वहाँ पर H पॉजिटिव आयन होगा।
अम्ल कहलाते हैं। अब वहाँ पर मैंने ये परिभाषा लिखाई थी इस आधार पर, लिटमस पत्र वगैरह के आधार पर, तो मैं यहाँ पर भी उसी रूप में लिखवा देता हूँ। तो क्या लिखेंगे, वे सभी पदार्थ जो स्वाद में तीखा या फिर कड़वा होता है तथा जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, क्षारक कहलाता है। ठीक है, उस रूप में मैंने आपको दे दिया, ऐसा ही था वहाँ पर, स्वाद और लिटमस पत्र के आधार पर बताया था मैंने। तो इसमें क्या होता है ना, इसका स्वाद कसेला होता है, थोड़ा कड़वा होता है, तीखा होता है। जैसे मैं बोल दूँ नीम है ना, कड़वा, तो जो भी स्वाद में तीखे और कड़वे होते हैं वो सभी क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। और अगर आपको टेस्ट नहीं करना है, लिटमस पत्र के आधार पर बताना चाहते हो, तो अगर आप लाल लिटमस पत्र को उन पर डालोगे है ना विलयन में, तो लाल लिटमस पत्र नीले में परिवर्तित हो जाएगा। तो आप जैसे ही देखो कि लाल नीले में बदल गया है, यानी कि ये क्या है, क्षारक है। ठीक है, और क्षारक जो होते हैं ना वो चिकने होते हैं, उनका जो ऊपर से होता है ना चिपचिपा नहीं, ऐसे नहीं फिसलता, चिकनाहट होती है एक उसमें। ठीक है, क्षारक के बारे में थोड़ा परिभाषा के बारे में हो गया। अब इसके गुण के बारे में आते हैं, क्षारकों के गुण। जैसे अम्लों के गुण के बारे में जाना था ना, वैसे ही क्षारकों के भी गुण हैं। आप क्या समझ रहे हो, इस पे नहीं होगा। तो क्षारकों का जो पहला गुण बात की जाए, स्वाद, इनका स्वाद कैसा होता है, तीखा होगा, कड़वा होगा। क्षारकों के स्वाद लिख के, क्षारकों का स्वाद तीखा तथा कड़वा होता है, ऐसे लिख दोगे। दूसरा गुण, अगर उसमें इसको स्पर्श करोगे ना, क्षारकों का अगर स्पर्श करोगे तो क्षारकों का जो स्पर्श होता है, क्षारकों का स्पर्श चिकना का मतलब साबुन जैसे चिकना नहीं होता, फिसलता है, वैसा होता है। क्षारकों का स्पर्श चिकना होता है। ठीक है, अब प्रकृति लिखोगे, संचारिक प्रवृत्ति इसकी कैसी होती है, तो जो क्षार होते हैं त्वचा पर संचारिक प्रभाव डालते हैं। ठीक है, ये लिख देना। फिर सूचक का क्या होगा, सूचक में क्या होता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। नीला लिटमस पत्र इसमें कुछ काम का नहीं होगा। ठीक है, लाल लिटमस पत्र को नीला करेगा। मैंने आपको बोला था कि कई चीज़ें मैं सिर्फ बोलूँगा तो उनको लिख लेना है। तो सूचक में क्या है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। और अगर आप नीला लिटमस पत्र डुबाओगे तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो अगर फिनोप्थलीन उसमें डुबोते हो ना, तो फिनोप्थलीन का जो विलेन होता है वो लाल हो जाता है। और मेथिल ऑरेंज इसमें डालोगे तो वो कोई कलर ही नहीं करेगा, मतलब वो अप्रभावी रहेगा। फिर से मैं बोलो, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा, नीला लिटमस पत्र इसमें अप्रभावी रहेगा, फिनोप्थलीन का विलेन लाल हो जाएगा, और मेथिल ऑरेंज इसमें कोई काम का नहीं होगा, यानी कि मेथिल ऑरेंज अप्रभावी रहेगा। ठीक है, ये लिख लेना। अब एक और चीज़ लिखता हूँ, हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जो ऊष्मा होती है ना, जो गर्मी होती है सूर्य की या किसी भी चीज़ की जो ऊष्मा होती है, तो ऊष्मा का क्षारक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर कोई भी आपके पास क्षारक है, ठीक है, अगर उसे ऊष्मा दोगे ना, तो वो क्या करेगा, वो बनाएगा ऑक्साइड। वो क्या बनाएगा, ऑक्साइड बनाएगा, और जल को अलग कर देगा। तो क्या देखोगे, क्षारक पर ऊष्मा के प्रभाव से वो ऑक्साइड बनाता है तथा जल को अलग कर देता है। ठीक है, ये चीज़ ऐसे भी लिखोगे और वैसे भी, जो मैंने अभी बोला। एक उदाहरण दे देता हूँ मैं आपको। जैसे कि मैंने ले लिया
क्षारक एक और ले लिया मैंने NH4OH। NH4OH का नाम क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसमें मैंने दे दिया ऊष्मा। ऊष्मा को त्रिभुज से दर्शाते हैं। तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा ऑक्साइड, जैसे कि यहाँ से आ जाएगा NH3 और H2O। मतलब अलग अलग क्षारक अलग अलग गुण देते हैं। तो ऑक्साइड वाला भी एक उदाहरण देता हूँ, क्योंकि ऑक्साइड लिखा था मैंने, ये तो अमोनिया दे रहे हैं ना। NH3 क्या होता है? अमोनिया। NH3 क्या होता है? अमोनिया। और एक उदाहरण देता हूँ जो ऑक्साइड के लिए फिट बैठेगा। मैंने ले लिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये मेरा क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑक्साइड बनेगा, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस पानी। उतना ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं था, क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो गुण आप लिख सकते हो, ठीक है, अम्लों के साथ विक्रिया। ये है आप, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही टॉपिक आपका एनसीईआरटी में है। क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको डिटेल में। आप अम्ल पढ़ चुके हैं, क्षारक में बता रहा हूँ। अब अम्ल और क्षारक को जब मिला दोगे तब क्या होगा? तो हमेशा याद रखना, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। अम्ल प्लस क्षारक बनाते हैं लवण और जल। अम्ल पढ़ चुके हो, क्षारक पढ़ चुके हो। अब मैं आपको थोड़ी इसके बाद लवण पढ़ाऊँगा, ठीक है। अभी हम लवण पढ़ेंगे। तो हमेशा याद रखना कि जब अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल बनाता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना। और इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनी अभिकरण अभिक्रिया। तो आपसे दो तरीके से क्वेश्चन बना सकता है इसमें कि अम्ल तथा क्षारक किस तरीके से अभिक्रिया करते हैं। एक क्वेश्चन ये बन सकता है इसमें से, या फिर आपसे ये बोल देगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आप क्या बोलोगे? दोनों ही में ही, दोनों का क्वेश्चन अलग अलग है लेकिन आंसर सेम होगा कि जब अम्ल तथा क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनाते हैं। इसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये लिख देना। और इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको। एक अम्ल ले लेता हूँ, जैसे कि कोई सा भी अम्ल ले लो। जैसे कि मैंने ले लिया HCl और क्षार मैंने ले लिया NaOH। तो लवण बना देगा ये मेरा फेमस सिंपल NaCl। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, यानी कि ये नमक होता है। और जल का मतलब H2। तो जब अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करेगा, ये मेरा क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये मेरा क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये मेरा क्या है? सोडियम क्लोराइड। और ये मेरा क्या है? पानी, ठीक है। तो अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहे हैं। एक उदाहरण हो गया। और एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको। जैसे कि फिर से मैंने ले लिया आपकी बार H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल लिया मैंने। सल्फ्यूरिक अम्ल में मैं NaOH फिर से ले रहा हूँ, लेकिन इसकी बार इसके 2 मोल ले रहा हूँ क्योंकि अभिक्रिया को संतुलित भी करना है। तो अब की बार ये बनाएगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ठीक है। ये क्या है मेरा? ये मेरा है सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या है मेरा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है मेरा? सोडियम सल्फेट। और यहाँ क्या है? पानी, ठीक है। ये बनाएगा। तो ये हो गया। ये मेरा है उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। ये चीज़ भी हो गई। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। तो ये पहले ही पढ़ चुके हैं हम। जो पहला टॉपिक मैंने बनाया था ना अम्ल के बारे में, वहाँ पर मैं इसको पढ़ा चुका हूँ।
और होता भी क्या है, जब धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो लवण तथा जल बनता है। ये लिख देना आप इसका उत्तर, ठीक है ना। और वहाँ से एग्जाम्पल तो मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। इस क्वेश्चन का उत्तर मैं पहले ही बता चुका हूँ, पहले वाले का, कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, बता चुका हूँ, ठीक है। हाँ, इस प्रश्न का भी उत्तर मैं बता चुका हूँ कि जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक का क्या होता है, ठीक है। सो देखो, ये उदाहरण है, ये एक क्रियाकलाप है जो कि आपको करनी होती है प्रयोगशाला में, प्रैक्टिकल लैब में। सो इसका उत्तर क्या है, देखो आपके पास एक परख नली है या कोई बीकर है, कुछ भी है जिसमें पानी भरा हुआ है, ये पानी है, ठीक है, पानी है। और पानी है मतलब जलीय विलयन है, ये मेरा क्या है, जलीय विलयन, जलीय विलयन है। तो अगर अम्ल की बात करूं, अगर अम्ल इस जलीय विलयन में डालोगे ना तो कौन सा आयन देगा, H पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो आपका उत्तर क्या होगा कि अम्ल जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देता है, ठीक है। और ये जो H पॉजिटिव आयन होते हैं ना, ये होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ये क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन पर एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो कि चैप्टर 3 में भी यूज़ होगा और आप हर चीज़ में यूज़ होगा, ठीक है। आपके पास जो धातु और अधातु नेक्स्ट चैप्टर आएगा ना, धातु में बिजली का चालन होता है, बिजली प्रवाहित होती है, करंट का फ्लो होता है ना। तो धातु में क्यों होती है, जबकि प्लास्टिक या फिर सूखी लकड़ी, इनमें विद्युत का चालन क्यों नहीं होता है, ठीक है। तो धातु में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, और फ्री इलेक्ट्रॉन जिस भी चीज़ में पाई जाएगी वो चीज़ उत्तरदायी होगी विद्युत प्रवाह के लिए, ठीक है। तो जो H पॉजिटिव आयन होते हैं वो उत्तरदायी होता है विद्युत के प्रवाह के लिए। और अम्ल जो जलीय विलयन में आप प्रवाहित करोगे तो वो कौन सा आयन देता है, H पॉजिटिव आयन देता है। और यही बात करूँ मैं क्षारक के लिए, सब पढ़ा चुका हूँ, यही बात करूँ मैं आपका क्षारक के लिए, फिर से वही चीज़ है, ठीक है। तो ये कौन सा आयन देगा, वो H नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन। तो अम्ल जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन देता है और क्षारक जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन देता है। इस प्रश्न का उत्तर है जो हमसे पूछ रहे हैं NCERT, ठीक है। ये चीज़ भी हो गई, समझ में आ गई। ये कुछ उदाहरण है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा पढ़ के शांत मन से ज़रा पढ़ के लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है अम्ल क्षारक लवण प्लस जल बनाते हैं, ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। बनाने का तरीका भी इन्होंने लिख दिया है कि यहाँ अम्ल बनाने के लिए H तो होगा ही होगा, साथ में X होता है। क्षारक में क्या होता है, कोई M होता है मेटल और उसके सामने लगा होता है OH, तो X और M एक साथ लिखा जाता है और यहाँ से H, यहाँ से HO यानी कि H2O अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो इसे लिख लीजिएगा। अब इसमें छोटे छोटे कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि तनुकरण क्या है। तो तनुकरण जितने भी छोटे छोटे मैं स्किप कर रहा हूँ ना इस वीडियो में, क्योंकि इसका पार्ट 2 आएगा ना। पार्ट 2 में आपको नोट्स मिलते हैं हमारे से, नोट्स में आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक वाइज आपके NCERT के सारे क्वेश्चन मिलते हैं। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे मोटे नोट्स जो बनते हैं उसके भी सोल्यूशन मिल जाते हैं ना। तो वहाँ पर इन छोटे मोटे वर्ड्स को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाते हुए चलूँगा। अब मैंने आपको बताया था कि जो अम्ल होता है, जो क्षार होता है, वो अम्ल दुर्बल भी क्षार भी होगा, दुर्बल अम्ल भी होगा, ठीक है। प्रबल क्षार भी होगा, प्रबल अम्ल भी होगा। तो वो क्या होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। और उसके बारे में जानने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ pH स्केल के बारे में।
ठीक है। पीएच स्केल के बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ पर चित्र भी बना होगा आपका, ठीक है। तो इसके बारे में बताऊँगा, उसके बाद दुर्बल अम्ल प्रबल अम्ल के बारे में बताऊँगा, ठीक है। अभी चैप्टर बहुत लंबा है। आपके मन में एक प्रश्न ज़रूर आ रहा होगा, सर आपने हमें अम्ल पढ़ाया, आपने हमें क्षारक पढ़ा दिया, लेकिन लवण के बारे में तो बता ही नहीं रहे हो। तो देखो, बातों ही बातों में हमने लवण के बारे में पढ़ लिया अभी। क्यों? क्योंकि जो लवण है ना वो निर्भर करता है अम्ल और क्षारक दोनों पे। जो हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या है कि अम्ल में क्या मिलता है, क्षार, तो क्या बनाता है लवण, और क्या बनाता है जल। तो लवण क्या है कि जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करते हैं तो हमें लवण मिलता है। और लवण क्या होता है उसके बारे में पूरा डिटेल में है, एक दो चीज़ नहीं है, पूरा का पूरा आधा आपकी बात पूरा लवण पे ही आधारित है। ये पीएच पैमाना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो लवण क्या है, हमारा नमक NaCl, उसके बाद हम पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण, ठीक है। ये सारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सब बेकिंग सोडा, ये सब लवण की कैटेगरी में आ जाएंगे, तो ये सब हमें पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए अभी अब उसे होल्ड पर रखा है। और लेकिन लवण कैसे बनता है वो तो हमें पता चल चुका है अभी। अब हम पढ़ेंगे पीएच स्केल के बारे में। तो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अब बताऊँगा पीएच स्केल क्या होता है। बहुत ही ईजी टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे बड़े मार्क्स में पूछा ही जाता है, आएगा ही आएगा, और बहुत ही आसान टॉपिक है। तो कहते हैं, यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। अब बोलोगे सर ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या मतलब है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का मतलब है कि कितने H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयन की मात्रा कितनी तक है, वो बताता है आपका पीएच स्केल, ठीक है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। इस पीएच में पी सूचक है, जिसे पुंक्षांश, जो एक जर्मन शब्द है, उसका मतलब होता है शक्ति। इतना रामायण करने की जरूरत नहीं, तो आप सीधा सीधा यहाँ से लिखना पीएच स्केल कहते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ब्रैकेट में लिख देना H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको एक चित्र बनाना है, और अब आपको मैं इसका मतलब भी समझाऊंगा धीरे धीरे। और ये जो रामायण लिखा है ना, ये रामायण भूल जाओ, चित्र से ही आपको सारा रामायण समझा दूंगा। तो देखो, ये स्केल है, स्केल जो होता है ना वो 0 से लेकर 14 तक होता है। कहाँ तक होता है? 0 से लेकर 14 तक। इधर होता है 0 से लेकर 7 तक H पॉजिटिव, और इधर क्या होता है 7 से ज़्यादा और 14 तक आपका क्या होता है क्षारक, मतलब OH नेगेटिव। अम्ल कहाँ होता है? अम्ल होता है 0 से 7 के बीच में, 7 पे नहीं, 0 से 7 के बीच में। या अगर मैं 7 बोलता हूँ तो 7 पे मेरा उदासीन होता है, जैसे कि पानी। अगर आप पानी को पीते हो ना तो पानी में कोई टेस्ट नहीं होता, ना वो खट्टा होता है, ना वो मीठा होता है, ना वो कड़वा होता है, कुछ भी नहीं होता है, तो वो होता है उदासीन। तो जब आपका पीएच पे वैल्यू 7 होगा ना तो वो उदासीन हो जाएगा, ठीक है। और 0 से 7 के बीच आपकी अम्ल होती है, और 7 से ज़्यादा और 14 तक, 7 से 14 तक, 7 से ज़्यादा, 7 भी नहीं, 7 से ज़्यादा से लेकर 14 तक आपका क्या होता है क्षारक होता है। तो अम्ल में होता है H नेगेटिव, और सॉरी H पॉजिटिव, और क्षार में होता है OH नेगेटिव आयन, ठीक है। ये पता चला आपको। अब देखो जितना H पॉजिटिव का मान कम होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी अम्ल की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी, ठीक है। मतलब कम, जितना कम होगा, जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 1 और 1 का आया है 2, तो अम्लीय प्रवृत्ति 1 की ज़्यादा होगी, 2 की नहीं। जितना कम होगा उसकी अम्लीय प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होगी, ठीक है। किस में? अम्ल में। और अगर पीएच मान 7 है तो वो उदासीन है, ना तो वो अम्ल है ना ही वो क्षार है, यानी कि वो क्या है 7 पे लवण है। लवण का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, ठीक। उसके बाद बढ़ती हुई क्षारक प्रवृत्ति, बढ़ती हुई क्षारक प्रवृत्ति मतलब जितना ज़्यादा होगा, जैसे अगर मैं 1 का मान 7 लिखूँ और 1 का मान 9 लिखूँ
तो 9 जिसका होगा उसकी क्षारीय प्रवृत्ति उतनी अधिक होगी। ठीक है, पीएच मान ज़्यादा होने पर क्षारीय प्रवृत्ति अधिक होगी, पीएच मान कम होने पर क्षारीय अम्लीय प्रवृत्ति ज़्यादा होगी। ठीक है, और 7 पे क्या होगा, उदासीन होगा। ठीक है, अब कुछ कलर में बता देता हूँ। ये पीएच स्केल है एक। ठीक है, 0 पे कलर ऐसा होता है, 1 पे कलर ऐसा होता है, 2 पे कलर ऐसा हो जाता है, 3 पे कलर ऐसा होता है, 4 पे ऐसा होता है, 5 पे ऐसा होता है, और ऐसे ही कर 7 पे ऐसा होता है, 8 पे, 9 पे, 14 तक। ठीक है, नाम भी बता रखा, ये जठर रस है, ये नींबू के रस में ऐसा कलर आएगा। शुद्ध जल में, शुद्ध जल मतलब कोई भी जल नहीं, शुद्ध जल, अगर शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कलर ऐसा होगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड का कलर ऐसा होगा। तो पीएच के पैमाने के बारे में हम सीख चुके हैं। ठीक है, अब पीएच पैमाने पर एक क्वेश्चन बनता है आपसे, क्या अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? तो अम्ल वर्षा क्या हुई, जब पीएच का मान, ठीक है, 3.5 से कम हो जाता है। ठीक है, जब पीएच पैमाने का जो मान है ना वो 3.5 से कम हो जाता है, तब हम उसे उस टाइम बोलते हैं कि अम्ल वर्षा हुई है। ठीक है, तब हम क्या बोलते हैं कि अम्ल वर्षा हुई है। अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, 3.5 से नहीं, 5.6 से। ठीक है, आई एम सॉरी गाइस, कि जब वर्षा जो होगी ना उसका पीएच मान आप चेक करोगे, तो जब उसका मान 5.6 से कम हो जाएगा तब उस वर्षा को हम क्या बोलेंगे, अम्ल वर्षा। 3.5 कुछ और क्लिक कर गया था मन में, सॉरी उसके लिए। तो देखो, जब वर्षा का पीएच मान हम चेक करेंगे पीएच स्केल से और उसकी सांद्रता 5.6 आ जाएगी, 6 से कम हो जाएगी, 5.6 भी नहीं, जैसे कि 5 हो, 5.5 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, तो हम उस वर्षा को क्या बोलेंगे, अम्ल वर्षा। ये सब नोट्स बनाऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि मैं आपको प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल, इन सब के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, प्रश्न ये बन सकता है आपसे, ये प्रबल अम्ल क्या होता है? फिर यहाँ पे आ सकता है दुर्बल, प्रबल के बाद प्रबल अम्ल हो गया। अब यहाँ लिखो दुर्बल अम्ल, फिर यहाँ लिखो प्रबल क्षार, और इधर लिख देंगे दुर्बल क्षार। इनके बारे में जान लो कि प्रबल अम्ल क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं ना। तो सबसे पहले प्रबल अम्ल, तो इसका परिभाषा ये लिखना है, वे अम्ल जो जल में घोले जाने पर, वे अम्ल जो जल में घोले जाने पर H पॉजिटिव, ठीक है, आयनों में पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं। प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, H पॉजिटिव आयन में, H पॉजिटिव आयनों तथा ऋण आयनों में पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, तो उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं, मतलब पूरा घुल जाता है। तो इसके अगर उदाहरण में बताऊं तो इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है HCl, HNO3, ठीक है, H2SO4। ये मस्त प्रबल अम्ल होते हैं, एकदम सॉलिड वाले। और इसी में सेम परिभाषा वही रहेगी, क्या लिखोगे, वे अम्ल जो जल में घोले जाने पर H पॉजिटिव आयनों तथा ऋण आयनों में आंशिक, ये बदलाव होगा बस। यहाँ पर पूर्णतया था, यहाँ पर लग जाएगा आंशिक। तो क्या लिखोगे, वे अम्ल जो जल में घोले जाने पर H पॉजिटिव आयनों तथा ऋण आयनों में आंशिक रूप से वियोजित हो जाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर यहाँ पर 2 उदाहरण देता हूँ, CH3 COH, और एक उदाहरण देता हूँ H2CO3। ठीक है, ये एक उदाहरण हो गया हमारा।
अब मैं बताता हूँ प्रबल क्षार के बारे में। तो इसमें एक उदाहरण क्या होगा, परिभाषा क्या होगी, वे क्षार जो जल में घोले जाने पर, वे क्षार जो जल में घोले जाने पर OH नेगेटिव तथा धन आयनों में, वहाँ ऋण आयन था, यहाँ धन आयन, क्षार बोलती है OH नेगेटिव, अम्ल बोलती है H पॉजिटिव। ठीक है, वे क्षार जो जल में घोले जाने पर OH नेगेटिव तथा धन आयनों में पूर्णतया, फिर से वही चीज़, पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, सॉरी प्रबल क्षार कहलाते हैं, क्या प्रबल क्षार कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, NaOH, KOH। NaOH क्या है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब इसका दुर्बल में क्या होगा, वे क्षार जो जल में घोले जाने पर OH नेगेटिव तथा धन आयनों में, यहाँ पर क्या लग जाएगा, आंशिक। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, दुर्बल क्षार हो जाएगा। ठीक है, और उसका उदाहरण क्या होगा, ये वाले में सिर्फ आंशिक आ जाएगा पूर्णतया की जगह पर। ठीक है, और इसका उदाहरण के लिए लिख सकते हैं हम, इसमें उदाहरण बहुत सारे हैं, जैसे कि CaOH का वोल्टाइज, ठीक है, AlOH का होल थ्राइस, या फिर NH4OH, ये सारे हमारे दुर्बल क्षार हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, NCERT का दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व है। ठीक है, pH स्केल के बारे में जस्ट अभी हमने पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व है। पहला टॉपिक हमारे पास क्या है, क्या पौधे एवं पशु pH के प्रति संवेदनशील हैं। मतलब जो pH जो पैमाना है हमारे पास, कभी 7 से कम होने पर अम्लीय होता है, 7 पे उदासीन होता है, और 7 से अधिक होने पर क्षारीय होता है। सो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है पेड़ पौधों और पशुओं में। कह रहे हैं हमारा शरीर 7 से 7.8 pH परास के बीच कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण pH परास में ही जीवित रह सकते हैं। संकीर्ण का मतलब बहुत कम। वर्षा के जल के pH मान जब 5.6 से कम हो जाती तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। एक प्रश्न यहाँ से बन जा रहा है कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। तो जब pH का मान वर्षा जल का 5.6 से कम हो जाता है तो उस वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है ना, तो नदी के जल के pH का मान कम हो जाता है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। मतलब अगर देखा होगा, मैं बता रहा हूँ, जो एसिड होता है, जैसे मतलब कभी कभी देखा होगा ना, नदी में हम कई लोग क्या करते हैं, मछली मारने के लिए वो डाल देते हैं, दवाई डाल देते हैं। दवाई होता है एक्चुअली एसिड, और एसिड जब पानी में जाता है ना, तो पानी के pH मान को बहुत कम कर देता है। और उस अम्लीय पानी में जो जीवधारी होते हैं, जो मछली होते हैं, जो मेंढक होते हैं, जो भी कुछ होता है, अपना pH पैमाना बहुत कम हो जाता है, तो फिर वो उस परिस्थिति को झेल नहीं पाते और फिर वो दम तोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारा शरीर वो 7 से 8 के बीच में कार्य करता है, तो pH मान जब इतना कम हो जाएगा तो वो उस परिस्थिति में ढल नहीं पाता है, तो वो वहाँ पर वो दम तोड़ देता है, यानी कि मर जाते हैं। हमें कभी भी गलती से भी इन कीटनाशकों को या फिर कोई भी एसिड को कभी भी नदी में नहीं बहाना चाहिए, तालाब में नहीं बहाना चाहिए। अब इसमें एक क्वेश्चन डाला है NCERT ने आपके माइंड को टेस्ट करने के लिए। क्या आप जानते हैं जो शुक्र है, जिसे अंग्रेजी में वीनस बोलते हैं, शुक्र का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या आपको लगता है कि इस ग्रह में जीवन संभव है? आपका उत्तर क्या होगा? नहीं हो सकता, क्योंकि पूरे वायुमंडल में ही सल्फ्यूरिक अम्ल मंडरा रहे हैं ना, एसिड मंडरा रहा है। अब सांस में भी जब एसिड जाएगा तो जीवन का जो हमारे जो बॉडी का pH लेवल है उस पर असर पड़ेगा, तो मुश्किल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आपके बगीचे की मिट्टी का pH क्या है? जो हमारे पास pH होता है, आपके बगीचे की मिट्टी का pH क्या है? देखो,
जो हमारे खेत होते हैं ना, खेतों का जो पीएच मान होता है उसे भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पीएच मान उसमें भी कम हो जाएगी तो फसल का उत्पादन नहीं हो पाएगा। जो उर्वरक क्षमता है, जो है ना उपजाऊपन है, वो कम हो जाती है। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच प्रयास की आवश्यकता होती है। किसी पौधे के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक पीएच को ज्ञात करने के लिए विभिन्न स्थानों से मिट्टी एकत्र कीजिए एवं क्रियाकलाप 2.12, ये जो क्रियाकलाप की हुई है इस पे आपको ध्यान देना है। ठीक है। सो पीएच पैमाना भी बहुत ज़रूरी है खेतों के लिए। अब जब खेतों का जब पीएच मान बहुत कम हो जाता है ना, तो उसमें क्या करते हैं, जो एंटीसाइड होते हैं वो छिड़का जाता है, कभी कभी चूना भी फेंक देते हैं। ठीक है, उपजाऊपन बढ़ाने के लिए। और खेतों के उपजाऊपन बढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप उसमें उर्वरक डालने की बजाय जो कंपोस्ट खाद होते हैं, गोबर की खाद होती है, इन सब का प्रयोग आप अधिक करें। नेक्स्ट बोल रहे हैं हमारे पाचन तंत्र का पीएच। ठीक है, हमारे पाचन तंत्र में पीएच का क्या महत्व है। कह रहे हैं यह अत्यंत रोचक है कि हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न कर, उदर का मतलब पेट, जो हमारा पेट है ना वो HCl बनाता है। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है, यानी कि ये पेट को हानि नहीं पहुंचाता। हालांकि HCl हानिकारक होता है, लेकिन वो हमारे पेट को हानि नहीं पहुंचाता, क्योंकि एसिड और बेस का मेंटेनेंस बना रहता है हमारे पेट में। कह रहे हैं ये उदर यानी कि पेट को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच, अपच मतलब जब पेट फूल जाता है, खाना पचता नहीं है पेट, तो उसे अपच बोलते हैं। कह रहे हैं अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण पेट में दर्द, जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटीसिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप OH जब डॉक्टर के पास जाते हो, वो तो पेट में दर्द वो सफ़ेद गोली देता है ना, तो वो होता है एंटीसिड। ठीक है। इस अध्याय के आरंभ में ऐसा ही एक उपचार आपने अवश्य सुझाया होगा। स्टार्टिंग पे ही इंट्रोडक्शन मैंने जब बताया था वहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ लेना। कह रहे यह एंटीसिड अम्ल की अधिक की मात्रा को उदासीन कर देते हैं, क्योंकि एसिड का लेवल बढ़ चुका है। जैसे ही उसमें एंटीसिड डालोगे तो अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके उसकी जो बढ़ी हुई मात्रा है अम्ल की, उसे वो मेंटेन कर देती हैं। ठीक है। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है। ये नहीं कि आपका पेट में बहुत दर्द है तो एक सॉलिड मतलब प्रबल क्षार दिया जाएगा, नहीं, आपको एक दुर्बल क्षार दिया जाता है। वो दुर्बल क्षार अम्ल से अभिक्रिया करके आपके पेट का जो पीएच मान घटा हुआ है उसे मेंटेन करता है, यानी कि थोड़ा बढ़ाता है। अब पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, हमारा जो दांत होता है ना, कभी कभी वो क्षय हो जाता है, या कभी कभी दांतों में सूजन हो जाती है, कभी कभी दांतों में आपको गंठमाहट, ठंडाहट महसूस होती है, सनसनाहट महसूस होती है। सो क्यों होती है। कह रहे मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल, इनेमल मतलब होता है दांतों के बाहरी परत, जिसे हम दंत फलक बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपिटाइट यानी कि कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टली रूप होता है, उससे बना हुआ होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह की पीएच का मान जब 5.5 से कम होने पर यह संचारित हो जाता है, मतलब घिसते घिसते घिसने लगता है। जब आपके मुंह का पीएच का मान 5.5 से कम होने लगता है, और फिर आपके मुंह से फिर बदबू भी आएगी, है ना। मुंह पे फिर जो आपके जो आपके मसूड़े होते हैं वो उसमें दुर्गंध होगा, फिर ब्लड निकलेगा, बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अपशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि खाना खाने के बाद आपको ब्रश करना चाहिए, और रात को तो ज़रूर करना चाहिए हमें। ठीक है, खाना खाने के बाद, भले ही सुबह करो ना करो, लेकिन खाना खाने के बाद रात को ज़रूर करके सोना चाहिए। भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है। मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक की मात्रा को उदासीन किया जा सकता है, जैसे कोलगेट, पेप्सोडेंट, ठीक है, दंत कांति, ये सब हमारे क्या होते हैं, क्षारकीय टूथपेस्ट होते हैं। कह रहे पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्या कभी आपको मधुमक्खी ने डंक मारा है। जब आपको मधुमक्खी काटता है तो आप
वहाँ पर फूल जाता है, एकदम बहुत झंझनाहट से दर्द होती है। तो ये क्यों होता है? कह रहे मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है। मतलब कभी कभी देखा होगा जब आपको मधुमक्खी काटता है तो लोग बोलते हैं चूना लगा दे भाई फटाफट, दर्द कम हो जाएगा। वो चूना क्या होता है? एक दुर्बल क्षारक है जो कि अम्ल के प्रभाव को कम करता है। ठीक है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है। नेटल के डंक वाले बाल मेथोडोइक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। अब यहाँ पर ये क्या आप जानते हैं, पढ़ लो क्या लिखा है। कह रहे प्रकृति उदासीनीकरण के विकल्प देती है। जैसे पढ़ लेते हैं, नेटल एक शाकीय पादप है, नीम, जो जंगलों में उपजता है। इसके पत्तों में नीम नहीं, ये नेटल है जो जंगल में पाया जाता है। इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं जो अगर गलती से छू जाए तो डंक जैसा दर्द होता है। इन बालों से मेथनोइक अम्ल का स्राव होता है। स्राव होने के कारण यह दर्द होता है। पारंपरिक तौर पर इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डॉक पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है और ये पौधे अधिकतर नेटल के पास ही होता है। इसी पौधे से आपको दर्द मिलेगा और इसी पौधे के बगल में भी इसका इलाज वाला पौधा होता है। क्या आप डॉग पौधे की प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि ये डंक मार रहा है, दर्द कर रहा है, ये अम्लीय प्रवृत्ति का है। तो जो इसके बगल वाला पौधा है तो वो किस प्रवृत्ति का होगा? क्षार की प्रवृत्ति का होगा। ठीक है, तो ये वो चीज़ हमसे पूछ रहा था, हमने बता दिया। अब ये कुछ टेबल हैं हमारे पास, जैसे सिरका एसिटिक अम्ल होता है, संतरा सिट्रिक अम्ल होता है, इमली टार्टरिक अम्ल होता है, टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ये बहुत ज़रूरी है, ये 1 नंबर में पूछा सकते हैं आपसे। खट्टा दूध लैक्टिक अम्ल होता है, नींबू सिट्रिक अम्ल होता है, चींटी का डंक मेथनोइक अम्ल होता है और नेटल का डंक मेथनोइक अम्ल होता है। तो इसे देख लीजिएगा। ठीक, अब ये जो प्रश्न है वो हम वहाँ पे करेंगे। प्रश्नों के लिए अलग सीरीज़ बनाता हूँ, आपको बताइए अच्छे ढंग से। अम्ल पढ़ लिया था, क्षार पढ़ लिया था, लवण के बारे में हल्की फुल्की जानकारी हमने पूरी लिख ली थी। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया से ही लवण बनता है, क्योंकि जब अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है तो लवण बनता है और पानी अलग हो जाता है, जिसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, और इसी से ही लवण बनता है। तो लवण के परिवार के बारे में हम जानेंगे। तो लवण के परिवार का सबसे पहला सदस्य साधारण नमक। साधारण नमक जानते हैं ना, आपके डेली के खाने में यूज़ होता है। सब्जी में अगर नमक ना डालो तो मज़ा नहीं आता है ना। नमक के बिना सारी चीज़ें बेस्वाद हो जाती हैं। तो सबसे पहला चीज़ है साधारण नमक। इसके बारे में जान लेते हैं। साधारण नमक हो गया, जितनी भी चीज़ें हैं ना सारे के सारे इम्पॉर्टेंट है। इनका साधारण नाम, इनका रासायनिक सूत्र, इनका रासायनिक कैसे बनता है, ये इसका भौतिक गुण क्या है, इसका रासायनिक गुण क्या है, ये सब पता होना चाहिए हमें। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो इसका नमक का नाम है ना, साधारण नाम क्या है? साधारण नमक। ठीक है, साधारण नमक। इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। ये इसका रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम। और रासायनिक सूत्र क्या है इसका? NaCl। ठीक है, अब बोलोगे सर ये बनता कैसे है? तो ये बनता है, बनाने की विधि क्या है? ये प्रकृति में खुली मात्रा में मिलता है। जैसे समुद्र के किनारों पे मिल जाएगा आपको, या आपको पठारों से मिल जाएगा। लेकिन जो वो नमक मिलता है वो कच्चा नमक होता है। उसे मिलने के बाद वो फैक्ट्रीज में जाता है, उसको साफ़ किया जाता है, धोया जाता है, उसमें आयोडीन मिलाया जाता है, तब वो नमक आगे के बाद हमारे घर पे पहुंचता है। जैसे कि टाटा नमक है ना, तो वो जो नमक मिलता है वो खाने लायक नहीं होता है, उसको फैक्ट्रीज में लाके धोया जाता है। सब कुछ करने के बाद जो नमक हमारे पास आता है दुकानों में, उसका ही प्रयोग हमें करना चाहिए। अगर नमक के भौतिक गुण की बात की जाए, भौतिक गुण का मतलब होता है जो बाहर से दिखता है। ठीक है, तो कोई भी गुण हो, कम से कम 3-4 गुण आपको, 4 गुण आपको हमेशा याद होने चाहिए। तो नमक कैसा होता है? नमक यूँ दानेदार होता है ना, सफ़ेद सफ़ेद दानेदार होता है,
और जो भी चीज़ दानेदार होता है उसे विज्ञान की भाषा में क्रिस्टल बोला जाता है। क्या? क्रिस्टल। तो यह सफ़ेद होता है, सफ़ेद भी नहीं बोल सकते एक्चुअली, क्या बोलोगे आप? यह एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है। यह विलेय है, यह अत्यधिक विलेय है। मतलब विलेय का मतलब ये पानी में घुल जाता है, तो क्या लिखोगे? यह अत्यधिक विलेय है। उसके बाद यह नमकीन है, स्वाद में नमकीन होता है ना, यह नमकीन है। ठीक है। अब नमक को जब गर्म करोगे तो यह चटकता है, यह गर्म करने पे चटकता है, ऐसे लिख देना। 4 हो गए। हालांकि बहुत मैं लिखा सकता हूँ, लेकिन मैं 4 ही लिखाऊंगा, जो आपके मन में याद रहेगा हमेशा। ठीक है। और भौतिक गुण हो गए। रासायनिक गुण बहुत ही कम पूछा जाता है, हालांकि जानने के लिए तो ज़रूरी है, लेकिन एग्ज़ाम में बहुत कम बनता है रासायनिक गुण से प्रश्न, है ना के बराबर। तो रासायनिक गुण कट करके हम सीधे सीधे आ रहे हैं उपयोग पर। उपयोग बहुत आता है एग्ज़ाम में। ठीक है। उपयोग पहला आ जाता है भोजन बनाने में। भोजन तो कई सारे हो सकते हैं, सब्जी में हो गई, कई तरह की चीज़ें हो गई, रोटी बनाने में भी। फिर मिट्टी के बर्तन जो बनते हैं ना, उसमें पॉलिश चढ़ाने में, मिट्टी की बर्तनों में पॉलिश चढ़ाने में। तीसरा उपयोग क्या होगा? मांस, अचार इत्यादि को सुरक्षित रखने में। आपने कहीं देखा होगा, जब घर पे मछली बनती है, मांस बनता है, या उसमें नमक लगा कर रख देते हैं, तो उससे क्या होता है, फटाक से वो बदबूदार नहीं होती, मतलब उसमें सड़ापन बहुत कम हो जाता है ना। और अचार बनता है तो ज़्यादा नमक डाल के रखते हैं, क्यों? ताकि वो जल्दी सड़े नहीं, सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है। और 4 लिखा रहा हूँ मैं, और अगला लिख सकते हो साबुन निर्माण में। ठीक है, साबुन बनाने में। सिंपल। तो साधारण नमक के बारे में हमने पूरा चीज़ जान लिया है। अब आते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलो ये सब छोड़ो, नेक्स्ट पार्ट आ जाते हैं, विरंजक चूर्ण। नेक्स्ट पार्ट हमारे क्या है? विरंजक चूर्ण। तो देखिए, विरंजक चूर्ण के बारे में जानते हैं। कह रहे हैं आप जानते हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। कैसे? शुष्क बुझा हुआ चूना पर जब क्लोरीन की क्रिया विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ठीक है। और ये उसका अभिक्रिया है, मतलब इसका साधारण नाम क्या होगा? विरंजक चूर्ण। ठीक है। और बनाने की विधि अगर आपको लिखना है तो यहाँ से लिख सकते हैं, और ये समीकरण आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। और विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, CaOCl2, और ये रासायनिक सूत्र है हमारा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2, और रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ये चीज़ हो गई आपके समझ में। अब इसका उपयोग क्या है? उपयोग बहुत आता है। कह रहे हैं वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजक के लिए, कागज़ की फैक्ट्री में होता है, लकड़ी के मज्जा बनाने में, लॉन्ड्री के साफ में, कपड़ों के विरंजन के लिए। कई रासायनिक उद्योग में एक उपचायक के रूप में पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए, जो गंदा पानी नहीं होता उसमें विरंजक चूर्ण डाल देते हैं, ताकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया है उसको हम मार सकें। ये शॉर्ट नोट्स हो गया विरंजक चूर्ण के बारे में। अब जब डिटेल आंसर वाले वीडियो नहीं आएंगे, ये तो मैं आपको NCERT समझा रहा हूँ, लेकिन जो क्वेश्चन आंसर का जो वीडियो होगा उसमें मैं और बढ़िया बढ़िया करके नोट्स बना के आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अब आते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा के बारे में जान लेते हैं कि बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि खाने पीने की चीज़ों में बेकिंग सोडा का यूज़ होता है। इसे हम खाने का सोडा भी बोलते हैं नॉर्मल में, साधारण नाम में। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है।
इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। मतलब इसका साधारण नाम हुआ बेकिंग सोडा, रासायनिक नाम हुआ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और रासायनिक सूत्र क्या होगा NaHCO3। और बनाने की विधि ये है, ये रिएक्शन आपको बनाने की विधि में लिखना है। इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। ये बनाने की विधि है। क्या है कि नमक में पानी मिलाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है और अमोनिया मिलाया जाता है। 4 चीज़ों को मिलाया जाने पर अमोनियम क्लोराइड अलग हो जाते हैं और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में अलग से मिल जाता है। ठीक है। अब बेकिंग सोडा के क्या उपयोग हैं? कह रहे हैं बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा एवं टार्टरिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। जो हमारे पास खाने का सोडा होता है ना, अगर उसकी भौतिक गुण की बात करूं तो भौतिक गुण में क्या होता है, ये क्रिस्टलीय पदार्थ है। मतलब फिर से वो दानेदार होता है, तो ये क्रिस्टलीय पदार्थ है। उसके बाद अगर मैं बात करूं जो हमारा खाने का सोडा है, ये जल में अल्प मात्रा में विलय है, जल में पूरी तरीके से नहीं घुलता है ये। और इसका जो विलयन होता है वो क्षारीय होता है। जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ ना, प्लीज़ उसको अच्छे से लिख लेना। और इसको अगर कच्चे दूध में मिलाया जाता है ना तो दूध देर से फटता है, आराम में। ठीक है। जो भी डेयरी वाले होते हैं ना, वो अपने दूध में क्या मिलाते हैं, खाने का सोडा। इससे क्या होता है, कच्चा दूध देर से फटता है, आराम से उतनी जल्दी नहीं फटता। और अगर इसका उपयोग की बात करूँ खाने के सोडा का, तो इसका जो प्रमुख उपयोग है, अगर पेट में हमारा क्या होता है ना, दर्द होता है, अम्लता बढ़ जाती है, तो खाने का सोडा मिला खाते हैं तो आराम मिलता है। आग बुझाने वाले यंत्रों में और फिर जो कोल्ड ड्रिंक्स बनता है ना, फ्रूट सॉल्ट, इनमें प्रयोगशाला में भी इसका उपयोग होते हैं अभिकर्मक के रूप में। ठीक है। और जो डबल रोटी बनती है ना, डबल रोटी, बड़े बड़े पाव, वहाँ पे भी इसका यूज़ होता है। ठीक है। इतने बोल दिए, जो भी आपको अच्छे लगते हैं 5-4 लिख लेना। ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक किस पर, धोने के सोडे पर, जिसे आमतौर पर धावन सोडा भी बोला जाता है। ठीक है। जो इसका रासायनिक नाम होता है ना धोने के सोडे का, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट। वो भी सोडियम कार्बोनेट था, लेकिन ये क्या है, देखो सोडियम कार्बोनेट 10H2, इसमें पानी के 10 मोल होते हैं, इसलिए ये धोने का सोडा बोला जाता है। ठीक। और इसका रासायनिक नाम तो मैं बोल ही चुका हूँ, सोडियम कार्बोनेट। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है Na2CO3.10H2। ठीक है। एक अन्य रसायन जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, देखो सोडियम कार्बोनेट लेते हैं, उसमें पानी के 10 मोल मिला देते हैं, तो क्या बन जाता है, धोने का सोडा। सिंपल। और ये एक क्षार की लवण है। ठीक है। धोने के सोडे का अगर भौतिक गुण की बात करूँ तो भौतिक गुण क्या होगा, जो धोने का सोडा होता है ना, वो एक गंधहीन, मतलब उसमें कोई भी सुगंध नहीं होता, सफ़ेद होता है और दानेदार होता है, इसलिए हम क्रिस्टलीय बोलेंगे। धोने का सोडा एक गंधहीन सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ है, जिसमें पानी के 10 मोल होते हैं एक क्रिस्टल में। और जब आप धोने के सोडे को पानी में क्यों घोलोगे ना, तो आप उस पानी से ऊष्मा निकलेगी, हीट, गर्म हो जाएगा, तो यह जल में विलय होकर ऊष्मा प्रदान करती है। ठीक है। और फिर आगे क्या लिख सकते हो, इसे वायु में रखने पर, देखो अगर इसको खुला छोड़ दोगे ना वायु में, तो जो उसमें नमी है ना वो सूख लेती है, तो निकल जाने पर उसका निर्जलीकरण हो जाता है, तो फिर हमें क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट मिलता है। क्योंकि इसके साथ जो पानी की जो नमी है ना, ऊष्मा पड़ने पर वो पानी सोख लेता है और फिर हमें सोडियम कार्बोनेट मिलता है बाद में। ठीक है। और इसका उपयोग क्या है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी होता है और जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए भी होता है। ठीक है। तो ये उपयोग भी हमने जान लिया है। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम। इस पे तो क्वेश्चन भाई हर साल आता है, हर साल
बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो इस पर आ जाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस पर। क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस और जो जिप्सम है वो एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना है। यहाँ से पढ़ते हैं, देखो यहाँ से लिखा कॉपर सल्फेट के एक रासायनिक सूत्र CuSO4.5H2 है। क्या आप बता सकते हैं कि Na2CO3 आद्र है या नहीं? आद्र है या नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि इसके साथ H2 मतलब पानी के 10 मोल है, तो आद्र का मतलब नमी है, बिल्कुल है। अब हम बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम का एक साथ लिंक है। देखो यहाँ से जिप्सम है और यहाँ से प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये एक दूसरे से मिले जुले हैं। कह रहे जिप्सम एक अन्य लवण है जिसमें क्रिस्टल का जल होता है। ठीक है, क्रिस्टलन का जल होता है। इसमें क्रिस्टलन के जल के 2 अणु होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4.2H2 होता है। ठीक है, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस पे आऊँ। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, वहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा। इस पे आते हैं। देखो जिप्सम को जब 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है ना, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनता है, यानी कि CaSO4 मिलता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं और इसका साधारण नाम सिंपल में POP भी बोलते हैं। ठीक है, POP सुना है ना, बहुत सुना होगा आपने। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर करने के लिए करते हैं। मतलब उपयोग की बात हो रही है। घरों के डिज़ाइन बनाने में होता है, ठीक है, मूर्ति बनाने में होता है, कई चीज़ों में होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बन जाता है। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर आप जल मिलाओगे ना, तो फिर से वो क्या बन जाएगा? जिप्सम। ठीक है, और जिप्सम को फिर से गर्म करोगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है? ध्यान दीजिए कि जल का केवल आधा अणु क्रिस्टलन के लिए जल के रूप में जुड़ा हुआ है। देख रहे हो यहाँ पर जल का आधा अणु कैसे प्राप्त होता है? CaSO4 का 2 इकाई सूत्र जल के लिए एक अणु के साथ करते हैं। तो ये सब आपको कंफ्यूज कर देगा, इसे आप इग्नोर करो। इतना चीज़ आपके मन में रखना है। ठीक है, और आपने क्या सीखा ये बहुत ज़रूरी है, इसको हम अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, जो भी चीज़ें सीखे आपको पढ़ना है अच्छे से। और इसे मैं नहीं पढ़ूँगा, इसे आप खुद पढ़ोगे। आपके पास बुक है तो बुक से पढ़ना, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके खुद से पढ़ सकते हो। ठीक है, और ये जो अभ्यास है, एक एक क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जितने भी प्रश्न हैं सारे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की नोट्स के सहित आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा विद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि इसमें है भी नहीं।